केशव नगर राज्य के छोटे से गांव हरियापुर में अशोक नाम का एक किसान रहा करता था। एक दिन अशोक अपने खेत में खड़ा हुआ अपनी लहलहाती फसल देख रहा था। तभी वहाँ दूसरा किसान रामलाल आ पहुँचा। अरे अशोक, क्या बात है भाई, तुम्हारी फसल तो सबसे अच्छी होगी है। वाह, क्या मस्त लहलहा रही है। क्यों नहीं उगेगी रामलाल, मैं अपने गांव के सारे किसानों से अधिक मेहनत करता हूँ। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, देखो। अशोक, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, परंतु तुम अपनी मेहनत पर घमंड बहुत करते हो। देखो अशोक, अपनी मेहनत पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनत के साथ साथ मनुष्य का भाग्य भी होता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देता है, इसीलिए सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। घमंड मत किया करो, समझे? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता रामलाल। मेरी मेहनत से मेरा भाग्य बनता है, और जब तक मेरी इन भुजाओं में शक्ति है तब तक मेरा भाग्य चमकता ही रहेगा। इतना कहकर अशोक अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। देखिए, गांव के और भी लोग मुझे आपकी शिकायत कर चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आपको अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य को अपनी किसी भी अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए। ए राधा, ये जो सब मेरी पीठ के पीछे बातें करते हैं ना, मेरी शारीरिक शक्ति से जलते हैं, ये मेरी मेहनत से जलते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। अरे हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर कहें, आज रामलाल ने कहा कि मुझे अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड है। सुना दिया उसको मैंने। नहीं तो। तभी अशोक की छोटी पुत्री चमकी, जो कि 10 वर्ष की थी, उसके पास आ गई। पिताजी, मैंने आपसे कहा था जब आप काम से लौटेंगे तो मेरे लिए जलेबियां लेकर आइएगा। मेरा खाने का मन कर रहा है। अशोक तुरंत एक थैली अपनी पुत्री के आगे बढ़ा देता है। मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे मेरी बिटिया रानी मुझसे कोई चीज मांगे और मैं ना लेकर आऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? लो बिटिया, खाओ 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 खाओ। चमकी जलेबियां खाने लगी और मुस्कुराने लगी। अगले दिन अशोक अपनी फसल काटने लगा। सारे गांव में उसकी फसल की प्रशंसा होने लगी। अशोक अपनी फसल को काटकर केशव नगर राज्य की मंडी में ले गया और बहुत सारा धन कमाया। अशोक ने वो धन अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिया। ये देखो राधा, देखा मेरी मेहनत का नतीजा। अरे इस गांव में कोई ऐसा किसान नहीं जिसकी फसल इतने अच्छे दामों पर बिकी हो, लेकिन मेरी बिकी है, देखो। क्यों बिकी? क्योंकि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। आप फिर से शुरू हो गए। कितनी बार कहा है कि अपने अंदर थोड़ी नरमी लाइए। घमंड भरी बातें अच्छी नहीं होती। कहीं ये बातें आपको किसी दिन मुसीबत में न डाल दे, और आपका मुसीबत में पड़ने का अर्थ है कि हम सब मुसीबत में आएंगे। अशोक ने अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बाहर चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन हरियापुर गांव का रामू नाम का किसान गांव के मुखिया से बात कर रहा था। मुखिया जी, कुछ दिनों से मुझे एक सपना बड़ा विचलित कर रहा है। कौन सा सपना? मुखिया जी, मुझे बार बार एक सपना आता है। सपने में मुझे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के अंदर से आवाज आती है, रामू, एक महत्वपूर्ण वस्तु इस तालाब के अंदर है जो तुम्हारी है, इसे ले जाओ। अब शुरू में तो ये सपना साधारण सा लगा, लेकिन जब ये सपना मुझे बार बार आने लगा तो मैं। मुखिया ये सुनकर चौंक गया। ये क्या बात कर रहा है रामू? बार बार आने वाले सपने साधारण नहीं होते।
मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ जो यहाँ से कुछ दूर जंगल में बैठते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सपने के बारे में उन साधु महाराज को बताना चाहिए। वो जरूर तुम्हारे सपने का अर्थ बता सकते हैं। इत्तेफाक से उनकी बातें दूर खड़ा अशोक भी सुन रहा था। अशोक वहाँ हंसता हुआ आ गया। क्या मुखिया जी, आप भी क्यों बेवजह रामू को थका रहे हैं? सपनों के पीछे दौड़ना अक्लमंदी नहीं, मूर्खता होती है, मूर्खता। ए अशोक, तुम्हें इस तरह से रामू के सपने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि तालाब के अंदर कोई खजाना हो और नियति वो खजाना रामू को सपने के माध्यम से दिखा रही हो कि वहां जाओ। खजाना? मुखिया जी, अगर इस संसार में मनुष्य के पास कोई खजाना होता है तो वो होती है उसकी स्वयं की शक्ति। अब जैसी मुझ में है, अरे मुझे किसी खजाने बजाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने शारीरिक शक्ति पर पूरा भरोसा है। मेहनत करके मैं धरती का सीना चीरकर अनाज उगाता हूँ और देखिए, पूरे गांव में सबसे खुशहाल किसान मैं हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना बजाना। अरे तुमसे तो बातें करना ही बेकार है अशोक। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी ये घमंड भरी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तुम्हारी यही बातें देखना एक दिन तुम्हें ले डूबेंगी। इतना कहकर मुखिया ने रामू से कहा, चलो रामू, मैं तुम्हें साधु महाराज के पास ले चलता हूँ, चलो। कुछ देर बाद मुखिया रामू को लेकर एक जंगल में गया। वहाँ एक बड़े वृक्ष के नीचे साधु महाराज बैठे हुए थे। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, ये रामू है। इसे एक ही सपना बार बार आ रहा है। ये आपको सब कुछ बताएगा। ए रामू, बता। रामू ने साधु महाराज को अपना सपना सुनाया। साधु ने आंखें बंद की और रहस्यमय अंदाज में रामू की ओर देखा। क्या तुम्हारे पूर्वजों का कोई तालाब है? रामू गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ 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 हाँ, मेरे पिता का एक दूसरा घर केशव नगर राज्य में है। उस घर पर एक तालाब है। क्या तुम्हारे दादा राजमहल में काम करते थे? हाँ 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 हाँ, करते थे। तुम्हारे दादा ने राजमहल का कुछ खजाना जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था, उसे तालाब के अंदर कहीं छिपा दिया था। इसी वजह से तुम्हें ये सपना बार बार आ रहा है। नियति चाहती है कि उस खजाने का मालिक तुम बनो। तुम उस तालाब के अंदर जाओ। रामू ये सुनकर खुश हो गया। हाँ, अगर ऐसा हुआ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। वैसे भी कुछ समय से मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। इतने में वहाँ हंसता हुआ अशोक पहुँचा। मुखिया और रामू नहीं जानते थे कि अशोक चुपके चुपके उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका है। क्या बात है, क्या बात है। शाबाश रामू, शाबाश। तू धनवान बन गया। और वैसे भी तू तो मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता था। अब ले, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां मिल जाएंगी। मजा आ गया ना? ए अशोक, अपने काम से काम रखो, फालतू की बातें मत करो। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। तू इस पाखंडी की बातों में मत आ। अपनी मेहनत पर भरोसा कर। तू एक मेहनती किसान है। तुझे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। खजाना बजाना ढूंढने के चक्कर में पड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। कहीं तालाब के अंदर डूबा गया तो जिंदगी और चली जाएगी। तुम मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते अशोक, इसीलिए फालतू की बात मत करो और चुप रहो। तुम्हारे सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। चले आए मुंह उठाकर ज्ञान देने। अशोक, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, परंतु मनुष्य को अपनी किसी भी अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें रामू के सपने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
कभी कभी सपने हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कुछ रहस्यमयी सपने हमारा भाग्य भी बदल देते हैं। साधु महाराज, अगर मनुष्य का कोई भाग्य बदल सकता है तो वो है उसकी मेहनत। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया और अशोक की ओर देखने लगा। मैं एक चमत्कारी साधु हूँ। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया है कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। इसी वजह से तुम्हारा समय हमेशा अच्छा चलता आया है। ये बात और है कि तुम अपने अच्छे भाग्य का श्रेय अपनी मेहनत को देते हो। ये अच्छी बात है, परंतु साथ ही साथ तुम घमंड भी करते हो। ये बुरी बात है। मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर एक विपत्ति आने वाली है। अगर मैं वो रहस्य अभी बता दूं तो तुम उस विपत्ति का सामना आसानी से कर सकते हो, परंतु एक शर्त है। इसके लिए तुम्हें हमसे क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि तुमने हमारा और हमारी विद्या का अपमान किया है। अच्छा, ऐसा क्या? तो साधु महाराज, आप उस रहस्य को मुझे मत ही बताइए, क्योंकि ऐसा कोई रहस्य है ही नहीं। तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं को मैंने बहुत देखा है। मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। मैं सपनों के पीछे भागने में विश्वास नहीं रखता, मेहनत में विश्वास रखता हूँ। मेहनत। अशोक साधु का बहुत मजाक उड़ाकर वहां से चला गया। उसकी बात का बुरा मत मानो। उसका समय बहुत जल्द बदलने वाला है। बदलते समय के साथ साथ उसे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मुखिया और रामू वहां से चले गए। उधर दूसरी ओर अशोक ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। हे भगवान, आपने साधु महाराज का अपमान करके सही नहीं किया। हो सकता है कि वास्तव में वो कोई ऐसा रहस्य बताना चाह रहे हो जिससे आपकी किस्मत और अच्छी हो जाए। आप उनसे क्षमा मांग लेते तो क्या हो जाता? अरे बकवास बंद करो राधा। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन साधुओं पर विश्वास करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मनुष्य अपनी मेहनत पर विश्वास करे, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। करना धरना है नहीं कुछ और बैठे बैठे चाहते हैं कि जीवन बदल जाए। हाँ, नहीं तो। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अशोक अपने खेत में मेहनत कर रहा था कि अचानक वो जोर जोर से खांसने लगा। काम के दौरान उसे कमजोरी महसूस हुई और वो वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे रे रे रे, आज तो मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। सुबह से खांसी भी हो रही है। ये क्या हो रहा है? अशोक ने फिर से मेहनत करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। वो घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। दिन भर आप मेहनत करते रहते हो, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। आपको तो बहुत जोर से खांसी हो रही है। आपको इलाज की आवश्यकता है। चलिए वैद्य जी के पास चलिए। अरे पागल हो गई है क्या? वैद्य भला क्या कर लेगा? मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा। बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, जड़ी बूटियां खाकर ही ठीक होती है। अपनी पत्नी की जिद के कारण अशोक वैद्य के पास चला गया। अशोक, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। हाँ, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। बाप रे बाप! देखो अशोक, तुम्हें एक बहुत ही विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज होना बहुत आवश्यक है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा और तुम
कोई भी काम करने के लायक नहीं बचोगे। बकवास बंद करो वैद्य। बस मुझे जड़ी बूटी दो जिससे मेरी खांसी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वैद्य ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और बिना कुछ बोले जड़ी बूटी थमा दी। अशोक अपनी पत्नी के साथ जड़ी बूटी लेकर चला गया। जड़ी बूटी खाकर उसे आराम तो मिला, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे और कमजोर होने लगा। अशोक की कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चलते चलते उसे चक्कर आने लगे। अगर आप वैद्य की बात मान लेते तो आपकी बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। चलिए दोबारा चलते हैं। राधा अशोक को दोबारा वैद्य के पास ले गई। मैंने आपसे कहा था कि आपको दोबारा आना होगा। अगर उसी समय आप मेरी बात मान लेते तो आपकी बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। अब आपका बहुत ही लंबा इलाज चलेगा और इसके लिए बहुत ही महंगी महंगी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। ये लो राधा, सुबह दोपहर शाम 3 समय इन जड़ी बूटियों को नियमित रूप से खिलाना है, ठीक है? हाँ। उसी दिन से अशोक का इलाज वैद्य के पास चलने लगा, मगर उसकी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक होने के बजाय ये तो और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, और काफी समय से इन्होंने खेत में काम भी नहीं किया, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। देखो राधा, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका शरीर कमजोर ही रहेगा। चिंता मत करो, जड़ी बूटियां खिलाते रहो। राधा चुप हो गई। समय बीतता गया। अशोक की बीमारी के चलते उसका खेत बिक गया। खेत बिकने का अशोक को बहुत अफसोस था, परंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ समय बाद अशोक स्वस्थ हो गया। एक दिन राधा बैठकर रो रही थी। अरे क्या हुआ राधा, ये तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। हाँ। आप तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपके इलाज में आपका खेत, घर पर जो भी धन था वो सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि मैंने जो चमकी के विवाह के लिए गहने बनवाए थे वो भी बिक गए। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात तो हमने कभी नहीं देखे। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। अरे तो तू घबराती क्यों है राधा? मैं अब ठीक हो चुका हूँ। खेत गया तो क्या हो गया, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अरे मैं मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ, तू चिंता मत कर। हाँ। अशोक सीधे गांव के साहूकार की हवेली में पहुंचा। अरे भैया, ये कौन आया? हमारे गांव का सबसे मेहनती अशोक। क्यों भैया, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? साहूकार जी, क्या बताएं, मेरा खेत बिक चुका है, मेरा परिवार भूखा है। अब आप मुझे अपने ईंट के भट्ठे पर काम दे दीजिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। तुम्हारी मेहनत पर तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें काम दिया, जाओ। उस दिन से अशोक साहूकार के ईंट के भट्टे पर मेहनत करने लगा। एक दिन अशोक मेहनत कर रहा था कि अचानक कुछ ईंटें उसके पैर पर गिर गईं। अशोक चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। अरे ये क्या, इसके पैर पर तो बड़ी भयानक चोट लगी है। हाँ, हमें तुरंत साहूकार को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ साहूकार आ गया। दोनों मजदूरों ने साहूकार को घटना बताई। अरे भाई, देख क्या रहे हो? इसे तुरंत वैद्य के पास लेकर जाओ, चलो। साहूकार की बात सुनकर दोनों मजदूर अशोक को उठाकर वैद्य के पास ले गए। देखो भाई अशोक, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट चुकी है।
हड्डी को जोड़ने के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है वो बड़ी महंगी हैं। मैं अभी मरहम पट्टी कर देता हूँ। अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम वो जड़ी बूटियां स्वयं दूसरे राज्य से मंगवा सकते हो, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है। अशोक चौंक गया। तभी वहां साहूकार आ गया। वैद्य ने साहूकार को सारी घटना बताई। अरे इतनी महंगी जड़ी बूटियां हैं तो इसे मैं क्यों खरीदूं? अरे भैया, इसको पता था ना कि भट्ठे में काम करने वालों के साथ ऐसा होता ही है। मैंने इसकी मरहम पट्टी करवा दी। मालिक होने के नाते इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये कर दिया बहुत है। हाँ। अशोक की आंखों में पहली बार आंसू आए। साहूकार जी मुझ पर दया करो। मेरा खेत बिक चुका है। अगर मेरे पैर की हड्डी सही नहीं हुई तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा। अपाहिज होकर मैं कोई भी मेहनत का काम नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, तेरे पैर की हड्डी जोड़ने में जितना खर्चा होगा, क्या भरोसा कि ठीक होने के बाद तू मेरा वो धन चुका पाएगा? बता। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं चुका दूंगा मैं। अरे अपने परिवार का पेट भरेगा कि मेरा धन चुकाएगा? क्योंकि सब जानते हैं कि साहूकार जब किसी को धन देता है तो उस पर मनमाना ब्याज लगाता है। तू नहीं चुका पाएगा बेटा, सब पता है मुझे। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। दोनों मजदूर अशोक को घर ले आए। अशोक रोते हुए अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताने लगा। अब मैं चल फिर नहीं सकता राधा। मेरा एक पैर देखो, एक पैर से अपाहिज हो गया मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव में सबसे मदद मांगूंगी। गांव वाले थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। राधा ने पूरे गांव में सबसे मदद मांगी, मगर गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। राधा धीरे धीरे गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। राधा, ये सब तुम्हारे पति के घमंड का नतीजा है। उसे अपनी मेहनत पर बहुत घमंड था ना। वो अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मेहनत को देता था और भाग्य को नकार देता था। अब उसे पता चलेगा कि जब भाग्य साथ नहीं देता तो मेहनत किसी काम की नहीं होती। और वैसे भी अगर मैं कर्ज दे भी दूं तो क्या भरोसा है कि अशोक उसे चुका पाएगा? नहीं तो नहीं, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो, तुम जा सकती हो, जाओ। राधा चुपचाप रोती हुई वहां से चली गई और सारी घटना अपने पति अशोक को बताने लगी। हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं। पिताजी, तो क्या आप हमेशा अपाहिज रहेंगे? राधा रोने लगी। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? अशोक गहरी सोच में डूब गया। उसे न जाने क्यों साधु की बातें याद आने लगी। कुछ समय बाद अशोक बैसाखी लेकर चलने फिरने के लायक हो गया। एक दिन अशोक लड़खड़ाते हुए उसी स्थान तक गया जहां पर उसे साधु मिले थे, लेकिन अब वहां पर कोई साधु नहीं था। अशोक चुपचाप वहां से आकर अपने गांव की सीमा पर बैठ गया। तभी वहां से एक यात्री गुजरा और अशोक को भिखारी समझकर एक सिक्का उसकी ओर फेंक कर चला गया। अशोक उसे सिक्का वापस करने ही वाला था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि उसका परिवार सुबह से भूखा है। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद वहां से गुजरने वाले बहुत से यात्री अशोक को भिखारी समझकर थोड़ा थोड़ा धन देकर चले गए। रात को अशोक अपने घर लौटा और वो धन अपनी पत्नी को देते हुए बोला, ये लो राधा, खाने को बना लो। लेकिन आप तो कोई काम नहीं कर सकते।
फिर आपके पास ये धन कहाँ से आया? अशोक रोने लगा और सारी घटना बताने लगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिटिया रानी भूखी थी। क्या करता? जो कर सकता हूँ वही करूँगा ना। तो आपने भीख मांगी? राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन से अशोक गांव में घर घर जाकर भीख मांगने लगा और पूरे गांव में भिखारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अशोक रात के समय लेटा ही था कि अचानक उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। हाँ, मैं तो अपने घर पर सो रहा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी अशोक के कानों में एक भारी आवाज गूंजी। बल्लभगढ़ जाओ, तुम्हारा भाग्य बल्लभगढ़ राज्य आने से बदल सकता है। अगले ही पल अशोक की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से नहा रहा था। क्या हुआ? राधा, मैंने एक सपना देखा। ये सपना ऐसा लग रहा था जैसे वो हकीकत हो। अशोक ने अपना सारा सपना राधा को सुनाया। ऐसे ही सपना होगा। आप मुझे भी चिंता में डाल रहे हैं। आप सो जाइए। अशोक सो गया, लेकिन उस दिन के बाद अशोक को वही सपना बार बार आने लगा। वो सपना उसे बुरी तरह परेशान करने लगा। राधा, मुझे वो सपना अब बार बार आने लगा है। सपने में मुझे एक जंगल दिखाई देता है और एक आवाज आती है कि मुझे बल्लभगढ़ राज्य में जाना होगा। मेरा भाग्य बल्लभगढ़ जाने से बदल सकता है। देखिए, ना आपके पास इतना धन है कि बल्लभगढ़ राज्य की यात्रा कर सके, और ऊपर से आप अपाहिज भी हैं, और बल्लभगढ़ यहाँ से बहुत दूर है। इतना कहकर राधा वहां से चली गई, लेकिन अशोक के दिमाग में साधु की बातें ही गूंज रही थीं। कुछ समय पहले जो अशोक दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाता था, आज वही अपने सपनों के बारे में गहराई से सोच रहा था। एक दिन अशोक गांव की सीमा पर बैठा था कि तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। सुनो भाई, तुम तो यहाँ के नहीं लगते। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं वल्लभगढ़ राज्य का वासी हूँ। यहाँ किसी काम से आया था और अब बस बल्लभगढ़ राज्य ही जा रहा हूँ। अशोक की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्या तुम मुझे भी बल्लभगढ़ राज्य तक ले जा सकते हो? तुम्हें? अच्छा, क्या तुम्हारी बल्लभगढ़ राज्य में कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं, बस मुझे वहां जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ, पीछे बैठो। यात्री ने अशोक को अपने घोड़े के पीछे बैठा लिया और बल्लभगढ़ के राज्य की ओर रवाना हो गया। 2 दिन की यात्रा के बाद अशोक बल्लभगढ़ राज्य पहुंचा। बल्लभगढ़ की सीमा पर वो यात्री अशोक को उतारकर वहां से चला गया। अशोक अपाहिज था, इधर उधर देखने लगा। रात का समय हो चुका था और अशोक को भूख भी लगी थी, लेकिन वो भूखे पेट सीमा पर ही सो गया। अगली सुबह अशोक बल्लभगढ़ राज्य के बाजार में निकल गया और भीख मांगने के लिए बैठ गया। न जाने क्यों मेरे मन के अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे सपने में आ रही वो आवाज वास्तव में मुझे कुछ कहना चाहती है। क्या पता वल्लभगढ़ राज्य जाकर मेरा भाग्य बदल जाए और मेरे ऊपर जो अचानक से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है वो समाप्त हो जाए। तभी वहां पर 2 सैनिक आ गए जो अशोक की ओर क्रोध भरी नजरों से देखने लगे। ओ, कौन हो तुम? मैं केशव नगर राज्य का रहने वाला हूँ। तभी मैं कहूँ कि हमारे राज्य में ये भीख कौन मांग रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में भीख मांगना वर्जित है?
अगर कोई परेशान होता है तो वो सीधा हमारे राजा के पास जाता है। तूने इस राज्य के कानून की अवहेलना की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। चलो पकड़ो इसको, पकड़ो, ले चलो इसको। दोनों सैनिक अशोक को पकड़कर राज दरबार ले गए। राज दरबार में बल्लभगढ़ राज्य का राजा राजा भैरव सिंहासन पर बैठा हुआ था। सैनिकों ने सारी घटना सुनाई। तुमने हमारे देश के कानून की अवहेलना की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वल्लभगढ़ राज्य के बाजार में भीख मांगने की? अशोक रोने लगा और अपने सपने की सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, महाराज, सपने में मैं अपने आप को एक जंगल में देखता हूँ और आवाज आती है कि वल्लभगढ़ राज्य जाकर मेरा भाग्य बदल सकता है। कुछ समय पहले तक मैं एक मेहनती किसान था। अचानक से मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपाहिज हो गया और एक किसान से भिखारी बन गया। मैं केवल इसी उम्मीद से बल्लभगढ़ आया हूँ कि हो सकता है मेरा भाग्य यहाँ आकर बदल जाए, और कुछ नहीं। ये सुनकर राजा भैरव हंसने लगा। यानी तू सपनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? मूर्ख कहीं का। तुझसे बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सपनों के पीछे कभी नहीं भागते नालायक। तू मुझे ही देख। मुझे हमेशा से एक सपना आता है कि मैं केशव नगर राज्य के किसी हरियापुर गांव के एक घर के अंदर खड़ा होता हूं। उस घर के अंदर एक पीपल का वृक्ष और उसके बगल में एक तुलसी का पौधा लगा है। उस घर के अंदर 3 कक्ष हैं। पहले कक्ष में कोई पुरुष है जो देखने में बड़ा ही बलवान लगता है। दूसरे कक्ष में घर का कुछ सामान रखा है। तीसरे कक्ष में एक छोटी सी 10 वर्षीय बच्ची लेटी हुई है। और पहले वाले कक्ष के अंदर मैं सपने में खुदाई करता हूं और वहां बहुत सारा खजाना मिलता है। तो तुझे क्या लगता है कि क्या मैं अब इस सपने को सच मानकर केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव जाऊं और वहां पर ऐसा घर तलाशूं जिसमें पीपल के वृक्ष के बगल में तुलसी का पौधा हो, जहां 3 कक्ष हो और जहां पर एक लंबा चौड़ा पुरुष अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता हो और वहां जाकर खुदाई करूं? मूर्ख, सपने तो सपने होते हैं। इनके पीछे समय बर्बाद मत करो। राजा भैरव की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि राजा भैरव ने जिस घर का नक्शा बताया था वो घर अशोक का ही था। अशोक के घर पर पीपल के वृक्ष के ठीक बगल में तुलसी का पौधा लगा था, जहां उसकी पत्नी रोज पानी डालती थी। और उसके घर में 3 कक्ष थे। पहले कक्ष में अशोक और उसकी पत्नी रहते थे, दूसरे कक्ष में सामान रखा होता था और तीसरे कक्ष में उसकी पुत्री चमकी सोती थी। अशोक को गहरी सोच में डूबा देखकर राजा भैरव बोला, देख, ये तेरी पहली गलती थी, इसीलिए तुझे क्षमा करता हूँ। नहीं तो मैं तुझे कारागार में बंद कर देता। परंतु तू इस राज्य में अब नहीं रह सकता। जहां से आया है वहीं लौट जा। इतना बोलकर राजा भैरव सैनिक की ओर इशारा करते हुए बोला, इस भूखे लंगड़े को इसके राज्य की सीमा पर फेंक आओ। ले जाओ इसे, ले जाओ। सैनिक तुरंत अशोक को ले गया। केशव नगर राज्य की सीमा पर सैनिक ने अशोक को फेंक दिया और वहां से वापस चला गया। अशोक लंगड़ाते हुए रात तक वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अशोक की पत्नी उसे देखकर रोने लगी। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? आप जानते हैं, इतने दिन हम लोग कितने परेशान रहे। मैं और चमकी ने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा।
आप कहाँ चले गए थे? राधा, राधा चुप हो जाओ। राधा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। सुनो, बात ऐसी है कि अशोक ने राधा को सारी घटना बताई। राधा सुनकर चौंक गई। तो क्या आप उस सपने को सच मानकर बल्लभगढ़ राज्य चले गए थे? हाँ। अशोक लंगड़ाता हुआ अपने कक्ष में आया। राधा, हमारे कमरे में खुदाई करो, जल्दी करो। लेकिन आप खुदाई क्यों करवाना चाहते हैं? अरे बस मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम करो। राधा तुरंत खुदाई करने लगी। काफी देर बाद अचानक फावड़ा किसी भारी वस्तु से टकराया। ये क्या है? राधा ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला और उसमें से सोने के सिक्के चमक उठे। अब हमारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। राधा, जब मुझे वो सपना बार बार आने लगा तब मुझे साधु महाराज की बातें याद आई। उन्होंने कहा था कि मुझ पर विपत्ति आने वाली है, लेकिन मैं हंस पड़ा बेवकूफों की तरह। फिर मैं बीमार पड़ा, मजदूर बना, पैर टूटा और भिखारी बन गया। तब जाकर समझा कि ये सब मेरे घमंड की सजा है। मैं वल्लभगढ़ गया। राजा भैरव ने भी यही सपना देखा था कि मेरे घर में खजाना गड़ा है। तब मुझे विश्वास हुआ और देखो, आज खजाना हमारे सामने है। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। कमरे का वातावरण बदल गया। क्यों अशोक, अब समझ में आया कि सपने कभी कभी हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। साधु महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलती की। मेहनत जरूरी है, पर भाग्य साथ ना दे तो सब व्यर्थ हो जाता है। अगर तुमने उस समय क्षमा मांग ली होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि तुम्हारे घर के अंदर एक खजाना है। लेकिन तुमने जो गलती की थी उसका दंड भी तुम्हें भुगतना जरूरी था। खैर, अब तुम्हें पश्चाताप हो गया है। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अशोक का टूटा पैर बिल्कुल सही हो गया। अब से ये खजाना तुम्हारा है। याद रखना, कभी घमंड मत करना। घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। खुश रहो। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। अशोक गांव का सबसे बड़ा धनवान बन गया। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। जो कभी भिखारी बन गया था, वही अब अशोक धनवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया।